नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी कविता के ऊपर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक हिंदी कविता की जब हम बात करते हैं तो कई धारा सामने निकल कर आती है, जो मुख्य तौर से हैं भारतेंदु जुगीन धारा, द्विवेदी जुगीन धारा, छायावादी कविता, सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और इसको ध्यान में रखते हुए पहले भी हम लोगों ने लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था और भारतेंदु युगित कविता, द्विवेदी जुगीत कविता और छायावादी कविता पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ऊपर, और 2 लेक्चर कल और परसों हम लोग चर्चा करेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के ऊपर। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन, जाने माने साहित्यकार और समालोचक, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं और वहाँ हिंदी को कैसे रूप दिया जाए, किस तरह से छात्रों के बीच में और वहाँ के लोगों के बीच में उसे प्रचारित प्रसारित किया जाए, उस पर इनका अपना एक अनुभव रहा है। 60 से अधिक पुस्तकों को हिंदी में लिख चुके हैं, हिंदी के कई आयाम को लेकर, और 50 से अधिक शोध करने वाले छात्रों को भी गाइड कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को आधुनिक हिंदी कविता के समझने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर पूरन चंद टंडन को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। हम लोग आज इस आधुनिक हिंदी काव्यधारा में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की। जैसा कि पिछले चर्चा में और कार्यक्रमों में हमने आधुनिक हिंदी काव्यधारा के उद्भव काल से, जिसको हम भारतेंदु युग से उसका प्रारंभ मानते हैं, वहाँ से लेकर क्रमशः उसका जो विभाजन किया गया, उस विभाजन के आधार पर अलग अलग संदर्भों में हमने चर्चा की। और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी हिंदी काव्यधारा। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की, जिसका मुख्य प्रदेय विशेष रूप से, क्योंकि आज़ादी के कुछ समय पहले का जो कार्यकाल था, समय था, दौर था, उस समय कवियों के मन में, उस समय के समाज सुधारकों के मन में मूलतः जो एजेंडा था, जो मुद्दा था, वह एक ही था कि राष्ट्र की चेतना को कैसे बरकरार रखा जाए, आज़ादी की इस लड़ाई को कैसे प्रखर और प्रबल बनाया जाए, अपनी जो उज्जवल और बहुमूल्य विरासत है, धरोहर है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको कैसे जीवित रखा जाए, और आने वाली पीढ़ी इन तमाम परंपराओं को, हमारे उज्जवल अतीत को, उसकी यशोगाथाओं को कैसे जान सके। इन सब चीज़ों के संदर्भ में, इन सब मुद्दों के संदर्भ में इस काव्यधारा के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कविता को हम एक फूल की चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये वही कवि हैं जो आज़ादी के गीत बड़ी मुखर स्वर में और निर्भयता से, निडरता से गाते हैं। कैदी और कोकिला जैसी कविताओं का सृजन जिस कवि ने किया हो, ऐसे ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी की बात हम करेंगे। नामधारी सिंह दिनकर की बात हम करेंगे, जिनके कुरुक्षेत्र को, जिनकी रश्मिरथी को, जिनके हुंकार जैसी रचना को हम पढ़ते जानते हैं। और हम देखते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय के माध्यम से उन्होंने जिस सांस्कृतिक विरासत और चेतना के प्रति अपना सरोकार व्यक्त किया है, ऐसे कवि की सोच क्या है, कविता में उन्होंने अपनी उस वैचारिकता को किस प्रकार ढाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से दूसरे कवियों में बाल कृष्ण शर्मा, नवीन कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ,
सब उथल पुथल हो जाए, एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। ये जो सोच है, एक परिवर्तन की आकांक्षा, अपेक्षा कवि करता है। उसे लगता है कि देश आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद एक खुला आकाश होगा और उस खुले आकाश में भारत का नागरिक विचरण करेगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने उस गौरवशाली अतीत को भूल जाएं या उसके प्रति उदासीन हो जाएं, तो उसकी चिंता भी ये कवि करते हैं। तो आज हम इसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और किन किन कवियों का इस धारा में, जैसे बच्चन की बात हम करें, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत प्रतिष्ठित गद्यकार भी हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं, हालांकि उनको प्रेम और मस्ती का कवि भी कहा जाता है, लेकिन इस सब के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की बात उनकी कविता में भी दिखाई देती है। एक प्रकार से छायावाद और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद के बीच का जो दौर है, आज़ादी से पहले का जो दौर है, उस दौर में ये कवि सब इस तरह के सृजन से जुड़े रहे और इन्होंने मार्गदर्शन किया हमारे समाज का, हमारे हिंदी जगत को प्रेरित किया, उद्बोधित किया, उनका आह्वान किया और उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने में रचनात्मक भूमिका निभाई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावाद के बाद हिंदी में यह काव्यधारा प्रकट हुई और इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में यदि मोटे तौर पर मैं नाम लूँ तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, जिनको हम गद्यकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, वो बहुत अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते रहे हैं और उनकी कविताओं में भी हमें इस प्रकार की चेतना मिलती है। रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हें कौन नहीं जानता, माँ कदम का पेड़ अगर वो होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, या इसी प्रकार की दूसरी कविताएं जिनमें समाज को और सामाजिक को जागृति, बोध प्रदान करने का काम इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं कवि के रूप में, उन्होंने भी राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत योगदान अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। और किसी सीमा तक इस काव्यधारा में छायावाद के बाद का जो कार्यकाल है, समय है, उनमें निराला और पंत का भी आंशिक योगदान इस धारा में माना जा सकता है, उन्होंने किया है। इस काव्य आंदोलन की मुख्य प्रेरणा क्या थी, यदि हम इस पर विचार करें कि क्या ऐसा प्रेरक बिंदु था, क्या ऐसे प्रेरक कारण थे सामाजिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय स्तर पर, जो इन कवियों को प्रेरित कर रहे थे, बाध्य कर रहे थे कि वो अपनी कविताओं की विषय वस्तु इन तमाम विषयों को बनाएं। उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय का सांस्कृतिक परिवेश, उस समय के राजनीतिक उतार चढ़ाव, उथल पुथल और परिवर्तन, इसी तरह आर्थिक स्थिति, तो ये तमाम कारण थे जिनको हम देखते हैं कि जिन्होंने कवियों को प्रेरित किया, बाध्य किया और उन्होंने इस दिशा में अपना काम महत्वपूर्ण ढंग से किया है। तत्कालीन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, उस समय आज़ादी का बिगुल बज रहा था और प्रत्येक भारतीय के मन में 1857 की क्रांति के बाद जो धीरे धीरे अग्नि सुलग रही थी और जिसके प्रखर रूप को हम छायावादी कविता में जान भी चुके हैं, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रसाद जब ये गीत लिखते हैं तो ऐसे तमाम जागो फिर एक बार या महादेवी वर्मा के गीतों में वो राष्ट्रीय चेतना हम छायावादी काव्य में देख चुके हैं। लेकिन यह अग्नि जो थी यह धीरे धीरे सुलग रही थी और ये बहुत तीव्र और प्रखर रूप लेती जा रही थी। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की तीव्रता इन कवियों को बाध्य कर रही थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव था। गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग, विदेशी का बहिष्कार, इस तरह के तमाम सविनय अवज्ञा का आंदोलन और सबसे बड़ी बात स्वदेशी प्रचार, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का विरोध करने और विनम्रता से स्वदेशी को प्रतिष्ठित करने, उसकी महत्ता से लोगों को अभिज्ञ कराने, तो ये तमाम वो पक्ष थे जिनकी तरफ हम देखते हैं। उनकी अहिंसात्मक नीतियाँ ये भी इस धारा के कवियों को प्रेरित कर रही थी। छायावाद के अंतिम दौर तक आते आते राष्ट्रीय मुक्ति का जो आंदोलन अपने उत्कर्ष पर आ गया था, वह इस धारा के कवियों ने उसे एक तरह से गोद ले लिया और सब ने
किसी न किसी रूप में उसे बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और प्रदीप्त किया, ताकि ये स्वतंत्रता का जो संग्राम है यह पार लगे और हम आज़ादी की नाव में बैठ सकें। किसान, मजदूर और आम जनता, ये सब गांधी जी के इन आंदोलनों से, समकालीन परिस्थितियों और परिवेश से प्रेरित होकर इस ओर उन्मुख होने लगे थे। उनकी भागीदारी बनती जा रही थी। स्वाधीनता संग्राम की तेजी के साथ साथ राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता, यह भावना भी प्रखर हो रही थी, मुखर हो रही थी और आम आदमी के मन में यह संचरित होती जा रही थी। स्वाधीनता संग्राम के बाद हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, जातीय भेदभाव, क्षेत्रीय भिन्नता, सांस्कृतिक भेद और भाषाई भेद, इन सब को इन कवियों ने पहचाना और इन्हें समाप्त करने का एक पुण्य संकल्प इनकी कविता में दिखाई दिया। इन्होंने इस जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रगत, संप्रदायगत, भाषागत भेदों को अस्वीकार करते हुए, इनके तमाम पक्षों और नुकसानों और हानियों पर दृष्टि डालते हुए हमें जागरूक किया और अपनी कविता से राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक बिंदु पर, एक ध्वज के नीचे एकत्रित होने का संकल्प भी वितरित किया। इसी तरह देश के प्राचीन और उत्कर्ष काल, जो हमारा जो अतीत बहुत ही सुंदर अतीत था, गौरवशाली अतीत था, जिसके गुणगान की चर्चा, जिसके यशोगान की चर्चा पूरे विश्व में, विश्व साहित्य में दिखाई देती है, उस उत्कर्ष काल को भी याद किया। मैत्रीशरण गुप्त ने भारत भारती जैसी रचना जब लिखी, द्विवेदी युग के बहुत सारे कवियों ने ये काम किया था और उसी तरह से फिर छायावादी कवियों ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन इस युग के कवियों ने भी उस बिंदु को, उस मुद्दे को आत्मसात किया, ग्रहण किया और यह बताया हम कौन थे, क्या हो गए। तो हम अपने उस उज्ज्वल अतीत को भूलें नहीं। हमारा वह जो पक्ष है वह विश्व का प्रेरक है, मार्गदर्शक है, तो उसका गुणगान, सांस्कृतिक गरिमा और गौरव, इतिहास पुरुषों का स्मरण। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े ऋषि, मुनि, दार्शनिक, चिंतक, विचारक हुए, रहस्यवादी भावनाओं को उजागर करने वाले, चेतना और विचार का वितरण करने वाले, विचार को फैलाने वाले, बहुत सारे मार्ग प्रशस्त करने वाले राजनेता, धर्म नेता या समाज नेता, ये हमारे पास रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश दिया है। तो उनका स्मरण और छुआछूत तथा जाति पाति जैसी विकृतियों का विरोध भी इस कविता में शामिल हुआ। प्रकारांतर से यदि हम देखें तो यह भी राष्ट्रीय चेतना का एक मुख्य एजेंडा, एक मुख्य मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में जो सामाजिक विकृतियां थीं उनसे हम त्रस्त थे और धीरे धीरे इन कवियों ने, उस समय के समाज सुधारक आंदोलनों ने, चाहे वो आर्य समाज हो या दूसरे आंदोलन हो, उन सब ने इस दिशा में जो काम किया था, इन कवियों ने उसे भी कहीं ना कहीं आत्मसात किया। इस तरह साहित्य का सृजन करते हुए इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी की भावना, मातृभूमि का उद्धार, क्योंकि एक ऋण है मातृभूमि का ऋण, उस मातृभूमि का उद्धार, उसको स्वतंत्र करा के, आज़ाद करा के, विदेशी चंगुल और आतंक से उसे आत्मनिर्भर बनाते हुए ही किया जा सकता है। आत्मोत्सर्ग, बलिदान की भावना, इन सब को इन कवियों ने काव्य का विषय बनाया और इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए जब हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसका महत्व, उसका गौरव क्या है, उसकी ओर भी इन कवियों ने संकेत अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। वास्तव में ये कवि समस्त देशवासियों को उनके राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दायित्व का बोध भी कराते हैं। जिस देश की रोटी हम खाते हैं, जिस देश का नमक हम खाते हैं, उस देश की संस्कृति की रक्षा, उस देश के मूल्यों की रक्षा, उस देश के गौरवशाली अतीत की रक्षा, वह भी हमारा दायित्व है। तो इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से हमें हमारे उस दायित्व का स्मरण कराया, बोध कराया और उसके लिए सदैव प्रस्तुत रहने के लिए प्रेरित किया, मार्ग प्रदर्शित किया।
देश के प्रति समर्पण की भावना, इसका महत्व क्या है, यह भी बताया। इस तरह हम देखते हैं कि इस युग के इन कवियों ने निश्चित रूप से राष्ट्र को सर्वोपरि माना, राष्ट्रीयता को स्तुत्य माना और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर सम्मान का भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में पैदा किया और यह कहा कि हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं राष्ट्र के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति। इसलिए हम क्या करें और क्या न करें इसका विवेक हमें पैदा करना चाहिए। तो यह इस काव्यधारा के समस्त कवियों का एक तरह से राष्ट्र के लिए प्रदेय है, वह जिसके आगे हम सब नतमस्तक होते हैं। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो हम बचपन से, प्रारंभिक शिक्षा से पढ़ते रहे हैं, याद करते रहे हैं। चाहे वो हल्दी घाटी की बात हम करें, चाहे झांसी की रानी की बात हम करें या महाराणा प्रताप की बात हम करें, तो ये तमाम तरह की कविताएं इस तरह की रही हैं जिन्होंने हमें हमारे कल जो बहुत उज्जवल था उससे जोड़ते हुए आज जिसको उज्जवल बनाना है और आने वाला कल जो निश्चित रूप से हम सब के लिए पुण्य हो, प्रशस्त हो, उसकी ओर आगे बढ़ाना, यह इन कवियों का प्रदेय रहा। इस धारा में सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही प्रतिष्ठित कवि, बहुत ही महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म सन 1888 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई थी, यानी आज़ादी के बाद उनका स्वर्गवास हुआ और निरंतर अपने काव्य सृजन से, गद्य लेखन से उन्होंने हिंदी जगत को जो कुछ दिया वह अतुलनीय है, अप्रतिम है, वह विलक्षण है। एक भारतीय आत्मा के रूप में हम उन्हें जानते हैं। ये एक भारतीय आत्मा इस रूप में कि उन्होंने भारत को एक तरह से आत्मसात कर लिया था। विषय, वस्तु, जीवन शैली, विवेक, चिंतन, मनन, सब कुछ ऐसा लगता था कि भारत और भारतीयता उनके लिए सर्वोपरि है, सब कुछ है और उसी के भीतर, उस दायरे में ही वो सब कुछ देखना और खोजना चाहते थे। वे राष्ट्रीय जागरण के अमर गायक और अमर नायक, ऐसा उनको कहा जाता है। वे कवि ही नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सेनानी भी थे। उन्होंने केवल लेखनी से ही नहीं, अपनी कलम से ही नहीं, अपितु वस्तुतः तलवार से भी, यानी एक सेनानी के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने इन तमाम जागरण और आज़ादी के आंदोलनों में रचनात्मक भूमिका निभाई, भागीदारी निभाई और गांधी जी के आंदोलनों से अत्यधिक प्रेरित प्रभावित हुए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो क्रांतिकारी के रूप में शामिल रहे। अनेक बार देश के लिए, आज़ादी के लिए, मातृभूमि के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा और वो सहर्ष गए। कैदी और कोकिला शीर्षक से जो उनकी बहुत चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वह उन्होंने जब लिखी जेल में तो वह कविता बहुत ख्याति लब्ध हुई, प्रसिद्ध हुई। इस कविता में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध था। यह चतुर्वेदी जी के व्यक्ति और व्यक्तित्व का बोध कराता है। जेल में रहे, ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीति का विरोध करते रहे और उस विरोध में उन्होंने जेल में रहकर ही एक महत्वपूर्ण कविता भी लिखी और उस कविता में भी उन्होंने उस विदेशी दमनकारी नीति के विरुद्ध एक आक्रोश के स्वर को बुलंद करने का रचनात्मक प्रयास भी किया। उन नीतियों के प्रति गहरा क्षोभ भी व्यक्त किया। जब जब अवसर मिला उन्होंने उसकी आलोचना की और मुखर होकर उस कविता में यह कहा कि हम इस दमन नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने 1949 में हिम किरीटनी, 1951 में माता, हिम तरंगिनी, 1956 में युग चरण समर्पण तथा 1960 में वेणुलो गूंजे धरा जैसी प्रमुख काव्य संग्रह,
और संकलन रचनाओं को प्रस्तुत किया और अपनी एक से एक सुंदर और महत्वपूर्ण कविता को इन संकलनों में प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं में मुख्य रूप से जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं कि कविताओं में किस विषय को उन्होंने वस्तुतः ग्रहण किया, तो तिलक को उन्होंने कविता की वस्तु बनाया। हम जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में तिलक की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। गांधी जी को, रॉलेट एक्ट को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी उन्होंने कविता का विषय बनाया और उसकी घोर निंदा की और यह भी कहा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हम लोगों पर, भारतीयों पर अत्याचार किया और वह कितना निंदनीय था। गणेश शंकर विद्यार्थी को भी कविता का विषय बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय पर्व और तमाम राष्ट्रीय आंदोलनों को समय समय पर वो अपने काव्य सृजन के माध्यम से पाठकों के सामने, हिंदी जगत के सामने प्रकट करते रहे। चतुर्वेदी जी के काव्य में प्रेम और भक्ति से भरपूर राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। यह जो राष्ट्रीय चेतना है उसमें प्रेम का समावेश भी है और भक्ति भावना की भी, वो राष्ट्रभक्ति की भी बात करते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी कविता की रही है। इस धारा के दूसरे प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। नवीन जी बहुत ही क्रांतिकारी कवि भी माने जाते हैं। ये वही नवीन हैं जिनकी कविता को हम उस समय स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीय युवा मुक्त कंठ से गाया करते थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए। और एक आकांक्षा, एक इच्छा शक्ति उनकी थी कि कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि एक नया भारत, एक उज्जवल भारत, एक प्रशस्त भारत विश्व के सामने प्रकट हो। तो इनका जन्म 1897 में हुआ और 1960 में इनकी भी मृत्यु हुई, यानी आज़ादी के बाद इनका स्वर्गवास हुआ। नवीन भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सक्रिय कवि रहे और केवल सक्रिय कवि नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की तरह ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बने और इन्होंने भी देश की राजनीति से अपना संबंध जोड़ा, क्योंकि राजनीति में प्रवेश किए बिना इन कवियों को लग रहा था कि केवल बाहर बैठकर कविता के सृजन से शायद वह रचनात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहे। इसलिए उसमें वस्तुतः जो यथार्थ अनुभव थे, वास्तविक अनुभव थे, उनको अर्जित किया और फिर कविता के माध्यम से उन्हें प्रकट भी किया। इनकी कविताओं में युग चेतना, बड़ी सार्थक और सशक्त अभिव्यक्ति कि उस समाज में, उस युग में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, लोगों की सोच क्या है और उसको कैसे बदलना चाहिए, इस पर चिंतन किया और कविता के माध्यम से उन्होंने कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, उर्मिला, हम विषपाई जन्म के और प्रलयंकर जैसी अनेक उल्लेखनीय रचनाओं का सृजन किया। दरअसल जो कविताओं के संग्रह तैयार हो रहे थे, उनके जो नामकरण सुनिश्चित हो रहे थे, वह भी सार्थक थे, वह भी प्रेरक थे और उनकी जो विषय वस्तु थी, कविताओं के जो विषय थे, वह भी वैविध्य के साथ साथ निश्चित ही उद्बोधन करने वाले, आह्वान करने वाले, एक तरह से जागृति का मंत्र फूंकने वाले वह विषय कविताओं में शामिल हो रहे थे। इन्हें कारावासी कवि भी कहा जाता था, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, क्योंकि बहुत समय इन्होंने जेल में अपना बिताया और जेल में रहकर भी ये जो सृजनात्मक धर्म है, सृजन धर्म है, इससे जुड़े रहे। वे स्वतंत्रता संग्राम के कुशल संगठनकर्ता भी थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ना और उस आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को जगाना, उन्हें एक जगह एकत्रित करना, फिर उन्हें इसके महत्व से परिचित कराना और फिर सबको एकजुट होकर, एक सूत्र में आकर, एक भाषा में लड़ाई लड़ने के लिए संगठित करना, यह क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है, ये सबके पास नहीं होती और नवीन जी के पास यह क्षमता थी। उन्होंने अपनी संगठन शक्ति का जो धर्म उनके पास था, उस शक्ति का सदुपयोग किया और न जाने कितने भारतीयों को इस दिशा में प्रेरित किया, उन्मुख किया और उन्हें उनके दायित्व का
बोध भी कराया। निडर नेता के रूप में, संघर्षशील योद्धा के रूप में जो भूमिका उन्होंने निभाई उसका यथावत अनुभूत स्वरूप उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। इनके काव्य में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी चेतना और मार्क्सवादी चेतना का प्रभाव भी दिखाई देता है। नवीन जी ने जो मार्क्सवाद का उन दिनों दबदबा और प्रभाव था उसको भी अपनी कविताओं की वस्तु बनाया। कुमकुम संग्रह में ये सब कुछ हम अलग अलग कविताओं में देख सकते हैं। शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राणार्पण नाम की एक रचना, जो जब गणेश शंकर विद्यार्थी जब इस स्वतंत्रता आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हम विचार करें, जब शहीद हुए तो उस व्यक्ति और व्यक्तित्व पर उससे प्रेरित होने के लिए या प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही सुंदर काव्य रचना लिखी जिसका शीर्षक था प्राणार्पण। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया और राष्ट्रीय विकास के लिए सदैव जागरूक रहे। राष्ट्र केवल आज़ादी मिल जाए और हम उदासीन हो जाएं ऐसा नहीं, निरंतर गतिशील बना रहे, उसका विकास होता रहे, चहुमुखी बहुमुखी, वह ज्ञान के स्तर पर, वह दर्शन के स्तर पर, वह मूल्य के स्तर पर, वह धन के और आर्थिक स्थिति के रूप में ये विकास चहुमुखी होना चाहिए। इसकी चिंता भी उनकी कविताओं में समय समय पर प्रकट होती रही। तीसरे मुख्य कवि के रूप में हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महिला या नारी कवित्री के रूप में, स्त्री कवित्री के रूप में हमारे सामने आती हैं और एक बड़ा नाम बनकर हमारे सामने उभरती हैं। उनका प्रदेय निश्चित ही स्तुत्य है, वंदनीय है, उसकी अनदेखी पूरा हिंदी साहित्य कर नहीं सकता। ऐसी महान कवित्री के बारे में हम जब देखते हैं तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में उनका जो योगदान है वह मुख्य रूप से इसलिए भी उल्लेखनीय है कि उस समय की महिलाओं को प्रेरित करने की दृष्टि से, इस आंदोलन में जुड़ने की दृष्टि से जो रचनात्मक भूमिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने भौतिक रूप से, अपने वैचारिक रूप से, अपने सृजन धर्म से निभाई है, उसके सामने हमारा शीश जो है वह झुकता है। त्रिधारा और मुकुल उनके मुख्य काव्य संग्रह हैं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वे भी प्रभावित हुई और साक्षात राजनीति में वो भी शामिल हो गई और उन्हें लगा कि इस राजनीति में जो भी कुछ संभव है वह दिया जाए, उन्होंने दिया और इस कारण अपनी शिक्षा और अपनी दीक्षा बीच में छोड़ दी। उन्हें लगा कि आज़ादी अगर प्राप्त हो जाती है तो बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो देश के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा का मार्ग भी बीच में ही अवरुद्ध करते हुए, छोड़ते हुए और इस आंदोलन में कूद पड़ी और गांधी जी के आंदोलन में रचनात्मक भूमिका निभाई। झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग और राखी, ये इनकी कुछ वो प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनको यहाँ वहाँ हम आज़ादी के समय दौर में, आंदोलनों में, पाठ्यपुस्तकों में या संग्रहों में देखते, पढ़ते और सुनते हैं। ऐसी कविताएं कि कभी कभी उनको सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। उद्बोधन ऐसा कि मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना प्रबल हो उठती है। देशभक्ति और ओजस्वी भावाभिव्यक्ति इनकी विशेष पहचान बनती चली गई। ओज इनकी कविता की एक बड़ी ताकत है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने इनकी जागरण कविता, जिसको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, और हम सब ने उस झांसी की रानी कविता को अनेक बार खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबनों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो बच्चों के कंठहार के रूप में वह कविता हमें आज भी मिलती है। और जिन्होंने वो कविता एक बार शुद्ध मन से पढ़ी है वो कविता मनोमस्तिष्क पर आच्छादित रहती है। तो झांसी की रानी एक महान व्यक्तित्व हमारे देश का, आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया
और एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में उन्होंने उस नारी शक्ति का बोध भी हमें कराया। उसके प्रति ये कविता एक तरह से समर्पण है। और निश्चित रूप से उस कविता पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि उस कविता को सुनकर न जाने कितने लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो गए, उस आंदोलन में कूद पड़े। तो उन्हें लगा कि ये कविता तो विस्फोटक काम कर रही है और प्रत्येक भारतीय के मन में आज़ादी का बीज वपन कर रही है। तो अंग्रेजी शासन ने उसे पाबंदी लगाई, बैन कर दिया। इस प्रकार वीरों का कैसा हो बसंत, एक बहुत ही सुंदर कविता उनकी, बहुत ही प्रेरक कविता उनकी कि वीर कौन है? देश के लिए जो मर मिटता है, देश की आज़ादी के स्वप्न जो देखता है, और देश की आज़ादी के वो स्वप्न जो वह सोकर नहीं देखता, बल्कि वे स्वप्न जो उसे सोने नहीं देते। वीरों का बसंत कैसा बसंत हो, उनका उन्माद, उनकी मस्ती कैसी मस्ती हो, जिसकी चर्चा हम कई गीतों में, गज़लों में, तमाम तरह के ऐसे संदर्भों में पढ़ते चले आए हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वीर वो है जो देश के लिए सर पर कफन बांधकर निकल पड़ता है। तो वीरों का बसंत कैसा हो बसंत, ये भी एक क्रांतिकारी कविता थी और इसने भी देश के न जाने कितने युवाओं को, जवानों को प्रेरित किया और उनका आह्वान किया। इनकी कविताएं लंबे अरसे तक जनमानस का कंठहार बनी रही। कभी कभी चिंता होती है कि इस प्रकार का राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का जो साहित्य हमारे देश का, हिंदी भाषा का और तमाम भारतीय भाषाओं का हमें मिलता है, वो हमारी एक विलक्षण विरासत है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको जीवित रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देश आज़ाद हो गया तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का अंत हो गया। राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जागरूक रहना, समर्पित रहना, यह चेतना तो अनंतिम है, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। और जब तक जीवन है, जब तक सृष्टि है, तब तक राष्ट्र के प्रति यह चेतना रहेगी, रहनी चाहिए। इसलिए इन तमाम कवियों की भूमिका बहुत रचनात्मक भूमिका रही है। चौथे बड़े कवि इस धारा के सोहनलाल द्विवेदी माने जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के बहुत ही सशक्त, प्रबल किंतु अतिशय उदार कवि माने जाते हैं। इन्होंने इस धारा से जुड़कर बहुत सृजनात्मक अपना प्रदेय हमें उपलब्ध कराया। उनके भैरवी, विषपान, वासव दत्ता, कुणाल, युगाधार, वासंती, झरना, बिगुल, चित्रा और चेतना आदि न जाने कितने काव्य संग्रह हमें मिलते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को, इस सांस्कृतिक चेतना को हम तक पहुंचाया। सोहनलाल द्विवेदी भी एक बड़ा नाम है। उनकी कविताएं भी हम बाल्यकाल से पढ़ते सुनते आए हैं। उनकी कविताओं में भी वह जीवंतता है, वह रस है, वह सरसता है, वह कंठहार बनने की क्षमता और शक्ति है, अद्भुत है। द्विवेदी जी महात्मा गांधी से, पंडित मदन मोहन मालवीय से सर्वाधिक प्रभावित थे। ये दो व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े चरित्र के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, इनका प्रभाव सोहनलाल द्विवेदी पर अद्भुत था। रूस, मार्क्स और लेनिन का भी इन्होंने ससम्मान समय समय पर स्मरण किया है। इनकी प्रमुख कविताओं में सोवियत रूस और युग का मोल, गांवों में किसान, झोंपड़ियों की ओर, ये तमाम ऐसी कविताएं हैं जो समकालीन समस्याओं की ओर, गरीबी और किसानी की समस्याओं की ओर, झोंपड़ियों में और उपेक्षित वर्गों में जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को भी इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया। भैरवी नाम का जो काव्य संग्रह है, विप्लवी गीत के रूप में वो हिंदी जगत के सामने आया। ऐसा लगता है जैसे कोई एक भूकंप, एक तूफान आ जाता है, ऐसा भैरवी नाम के गीतों में, काव्य में हमें बोध होता है। राष्ट्र की व्यथा से अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में निरंतर व्यथित दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविताओं में पूजा गीत, खादी गीत, ग्राम गीत,
और प्रयाण गीत, अभियान गीत आदि आदि ये गीत हमें देखने को मिलते हैं। मजदूरों का उद्बोधन, ये इनका मानना था कि जो मेहनत मशक्क़त करने वाला मजदूर है, भारत की आज़ादी का वह एक बड़ा उपकरण है, भारत की आज़ादी का वह एक बड़ा जागरूक भूमिका उसकी उसमें रहती है। तो मजदूरों को जगाया, प्रतनता की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प उनमें वितरित किया और यह कहा कि आज़ाद होना, आज़ादी प्राप्त करना हमारा एकमात्र और अंतिम संकल्प है। तो उसके लिए हम सबको सब कुछ छोड़कर प्रस्तुत होना पड़ेगा और जब देश आज़ाद होगा तो सब कुछ फिर हमारे अनुकूल होगा और हम जैसा चाहेंगे इस देश का निर्माण कर सकेंगे। उनके प्रबंध रचनाओं में वासवदत्ता, कुणाल और विश्वपान जैसी रचनाएं उल्लेखनीय रही हैं, मान्य रही हैं। द्विवेदी जी अतीत का गौरवगान करते थे, भारतीय इतिहास का पुण्य स्मरण समय समय पर करते थे। वो कहते थे कि ये भारत का जो गौरवशाली इतिहास है यही हमारे आने वाले कल का प्रेरक बनता है, इसलिए उस बीते हुए कल से आने वाले कल का निर्धारण हम करें। सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान राष्ट्रीय संघर्ष के लिए ये प्रेरणा का स्रोत मानते रहे और उसी दृष्टि से हम सबको जागरूक भी करते रहे। पांचवें प्रमुख कवि इस धारा के रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। दिनकर जी, जिनको हम एक कवि के रूप में, एक गद्यकार के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में जानते हैं, वही रामधारी सिंह दिनकर जो राजनेता भी रहे, जिनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई, और वही रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय से गद्य लेखन को एक नई दिशा, एक नया आयाम भी दिया। इस देश के गौरव का उन्होंने एक पूरा खाका रचनात्मक रूप में तैयार किया। उनका जन्म 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1974 में हुई। उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का सबसे सशक्त और समर्थ रचनाधर्मी माना जाता है। उनकी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई मुख्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, बापू, सामधेनी और इतिहास के आंसू, इनको हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने कविता को नए आयाम दिए और काव्य के पाठक को नई दृष्टि दी, नया बोध दिया और देश के प्रति समर्पण का भाव उनमें पैदा किया। बाद की प्रसिद्ध रचनाओं में उनकी रश्मिरथी, जो बहुत लोकप्रिय रचना है, पूरा विश्व उस रचना की प्रशंसा करता है। नील कुसुम, दिल्ली, नीम के पत्ते, चक्रवात, परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र जैसी रचना, अद्भुत रचना। तो दिनकर जी ने अपने सृजन के माध्यम से हमें एक से एक बेहतरीन संकल्प वितरित किया। उनकी कविता में वस्तुतः कविता भाव की वस्तु होती है, लेकिन ओज क्या है, उत्साह क्या है, उमंग क्या है, दर्शन क्या है, कविता के माध्यम से उन्होंने वही दिनकर जो प्रारंभिक राष्ट्रीय चेतना की कविताओं में बहुत आक्रोश में दिखाई देते हैं, कुरुक्षेत्र तक आते आते उनका ये राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का जो आंदोलन है यह दार्शनिक परिवर्तन ले लेता है और उस दर्शन में अद्भुत तरह की सोच उनकी हमारे सामने प्रकट होती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो वो कहते हैं कि आज़ाद देश का संकल्प कब पूरा होता है, जब हम शक्तिशाली होंगे। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरे के अहित के लिए नहीं करेंगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है। तो ये जो दर्शन उनका था, जिसको उन्होंने शांति और क्रांति के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने प्रकट किया। हम क्या चुनें और क्यों चुनें, हमें क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने विचार किया। रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ और हिंदी काव्य जगत में दिनकर को स्थापित कर गई ये रचना। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पहचान हिंदी जगत में बनने लगी। दिनकर क्रांतिधर्मा कवि रहे। बागी हिमालय, तांडव, बुद्धदेव और कसमय देवाय जैसी उनकी क्रांतिकारी कविताएं हिंदी जगत में एक नई दिशा प्रशस्त करने की ओर प्रकट हुई। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के तूफानी दौर में पराधीन कविता की मुक्ति हेतु, पराधीन भारत की मुक्ति हेतु वो चाहते थे कि साहित्य भी प्रशस्ति साहित्य ना हो, और प्रशस्ति हो तो राष्ट्र प्रशस्ति हो, वह व्यक्ति की प्रशस्ति ना हो।
वह विदेशी शासन की प्रशस्ति ना हो। और भारत, जिसको हम भारत भूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं, उसकी आज़ादी के लिए हम सबको शौर्य और वीरता से आगे बढ़ना होगा। हम दीनहीन बनकर, हम नतमस्तक होकर आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। सर उठाकर और पूरी शक्ति से, पूरे अस्त्र शस्त्र से हम अपने को सन्नद्ध करें, तैयार करें, और उसके बाद फिर हम बिना किसी हिंसात्मक क्रिया के अगर उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शत्रु को यह बोध होना चाहिए कि सामने वाला पक्ष कमज़ोर नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका शस्त्र का उपयोग भी कर सकें। तो ये जो सोच थी उनकी, ये धर्म और रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति चाहते थे। दमन और उत्पीड़न की शक्तियों की पराजय इनका संकल्प था। ये चाहते थे कि जो दमनकारी विदेशी शासक हैं, इनका विनाश होना चाहिए, और वो अपने सामने इनकी पराजय देखना चाहते थे। ये एक नई व्यवस्था के पक्षधर थे, जिसकी चर्चा इन्होंने हुंकार और चाह नाम की कविता से की। इनकी इच्छा थी कि परिवर्तन होना चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन हो, और ये व्यवस्था जो चरमरा गई है, टूट गई है या निष्क्रिय हो गई है, ये बदलनी चाहिए। मानवता के प्रति, मनुष्यता के प्रति इसका जो दृष्टिकोण है वह अब स्वीकार्य नहीं होगा। कुरुक्षेत्र ने दिनकर को एक अलग पहचान दी। अहिंसा और हिंसा, क्रांति और शांति, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, इन दोनों के बीच की जो संघर्ष यात्रा है, उसको उन्होंने एक दार्शनिक शैली में, दार्शनिक अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुरुक्षेत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति सोचने को बाध्य हो जाता है कि वास्तव में हम कौन थे और हमें क्या होना चाहिए। एक नई दार्शनिक व्याख्या करने वाले दिनकर ने इस तरह से किसान और मजदूर को, शोषित और उत्पीड़ित को अपनी कविता की वस्तु बनाया। जनता के उद्धार के लिए उन्होंने काव्य को शस्त्र बनाया। इसी कारण उन्हें सामंतवाद और समाजवाद का भी कभी कभी विरोध करना पड़ा। उन्हें लगा कि ये सामंतवादी और समाजवादी जो चेतना है, यह इसका कोई मुख्य स्पष्ट एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए उन्होंने 1945 में दिल्ली और मास्को शीर्षक से एक कविता लिखी तथा तुलना करते हुए मास्को को कहीं बेहतर बताया, उसकी प्रशंसा भी की। दिनकर ने सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव की स्मृतियों को नवयुग की आवश्यकताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो अतीत है, जिसकी गौरव गाथा की बात हम करते हैं, उस गौरवशाली अतीत को, सांस्कृतिक विरासत को नवीन आने वाले युग से कैसे जोड़कर कुछ नई अवधारणाओं को, कुछ नए मार्गों को कैसे प्रशस्त किया जा सकता है, इस पर उन्होंने रचनात्मक काम किया। मध्यकालीन मुगल शासन के कतिपय आदर्शों का गुणगान भी उन्होंने किया, जहां उन्हें लगा कि उस युग में मुगल शासकों ने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ आदर्श भी उनके थे, उनकी भी प्रशंसा की। और भारतीयता और भारतीय संस्कृति की प्रगतिशील कविता से भी उन्होंने अपने आप को जोड़ा। जब जब अवसर हुआ तो उन्होंने उस प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन भी किया और उसमें शामिल भी हुए। इसी तरह भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा अंचल, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, बच्चन और न जाने ऐसे कितने कवि जो हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में, बल्कि भारतीय साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, उन सब ने मिलकर इस काव्यधारा को सशक्त बनाया, प्रबल बनाया और भारतीयों को एक प्रकार से इस ओर अग्रसर किया। इस काव्यधारा के कवियों में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसको हम प्रेम और मस्ती की प्रवृत्ति भी कहते हैं। वही कवि, चाहे वो बच्चन हो या दूसरे इस प्रकार के कवि हों जिनकी चर्चा हम करते हैं, वो जब प्रेम की इस धारा में बह निकलते हैं, मस्ती की इस धारा में बह निकलते हैं, तो उनकी कविता का स्वर बदला हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन ये प्रेम और मस्ती के कवि, जिनको हालावादी कवि भी कहा गया, वो धारा भी एक छोटी सी धारा है जो इस धारा के और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के बीच में हमें दिखाई देती है। ये वही काव्यधारा जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, उसमें वही नवीन, फिर कहते हैं कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए। और ऐसे प्रेम और मस्ती की कविता की ओर उन्मुख करने वाले कवियों में हमें वही नवीन
यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भर भर ला तन्मयता हाला। तो ये जो हालावाद था जिसका प्रवर्तन एक प्रकार से बच्चन जी ने किया, उनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसी रचनाएं, जो उमर खय्याम की रुबाइयात का अनुवाद उन्होंने किया मधुशाला नाम से, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और जिसका गायन हुआ, जिस पर न जाने कितनी कैसेट और सीडीज बनी, वो लोकप्रिय। एक ज़माना था जब उस मधुशाला का गायन सामूहिक रूप से हमारे देश की युवा पीढ़ी करती थी। तरह तरह की जब स्कूल में और कॉलेजों में और शिक्षा संस्थानों में जब अंत्याक्षरी हुआ करती तो उसमें उनका गायन हुआ करता था। तो वो एक लंबी सशक्त परंपरा भी इस बीच में जुड़ी और बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि रचनाएं इस दिशा में निश्चित रूप से उल्लेखनीय भूमिका निभा रही थीं। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, ये बच्चन कह रहे हैं, जग का भय सब भुला दो और मादक हो जाने की बात उन्होंने की। वास्तव में प्रेम और मस्ती की यह कविता छायावादी उदात्त भावना और नई कविता की यौन भावना, इनके बीच की कड़ी है। छायावाद की जो प्रेम दर्शन है वो उदात्त प्रेम है, नई कविता का जो प्रेम दर्शन है वह यौन चेतना का प्रेम दर्शन है। इन दोनों के बीच की एक कड़ी थी जो मध्य मार्ग जिसको हम कह सकते हैं, वो इस प्रेम और मस्ती के कवियों की कविता में दिखाई देती है। कहीं कहीं जीवन के नैतिक मर्यादा का अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन मुक्त निर्बंध भोग के समर्थक ये कवि कदापि नहीं है। इन्होंने मुक्त निर्बाध भोग की आकांक्षा अपेक्षा कहीं प्रकट नहीं की है। प्रणय के साथ साथ इस कविता में मादकता, साकी, मैखाना, शराब, इनका भरपूर वर्णन मिलता है। यह कविता इस प्रकार की काव्य भावना व्यक्ति स्वातंत्र की, एक प्रकार से व्यक्ति स्वातंत्र की भाव अभिव्यक्ति इस कविता में हमें देखने को मिलती है। ये व्यक्ति स्वातंत्र भी कविता की वस्तु बनता है। कविता भाव का सर्जक न तो संसार से भयभीत है, ये जो कवि समाज था जिन्होंने प्रेम और मस्ती की कविता पर बल दिया, ये सब कवि किसी भी प्रकार के सांसारिक भय से ग्रस्त नहीं है। वास्तव में ये कवि खुलकर दमन चक्र और आतंक का सामना नहीं कर सके, इसलिए आत्म केंद्रित हो गए और प्रणय के गीतों को इन्होंने बहुत ही मुखर स्वर में व्यक्त किया। प्रणय के इस काव्य में छायावादी प्रणय का एक नया सोपान हमें देखने को मिलता है। इन कवियों की भाषा और शैली छायावादी कवियों की सूक्ष्मता और वक्रता से निश्चित ही मुक्त थी। अगर यह कहूँ कि जनभाषा में, सरल सहज बोधगम्य भाषा में इस प्रेम और मस्ती के कवियों ने गीत लिखे, काव्य सृजन किया और छायावादी कविता की भाषा की वह जो संस्कृत निष्ठता थी उससे कविता और गीतों को मुक्त कर दिया, तो यह एक बड़ी उपलब्धि इस रूप में बनी। भगवती चरण वर्मा ने हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ऐसे गीत भी लिखे। और है इस जीवन का बोझ असह, मैं निर्बलता से चूर प्रिय, उर शंकित है पग डगमग है, तुम मुझसे कितनी दूर प्रिय। तो कहाँ प्रिय की आकांक्षा, कहाँ मिलन की उत्कट इच्छा शक्ति और कहाँ राष्ट्रीय चेतना और जागरण की उत्कट इच्छा शक्ति। तो इन दोनों में एक परस्पर तालमेल बनाने की कोशिश भी कहीं कहीं इन कवियों ने की। बच्चन ने भी राष्ट्रीय चेतना के बहुत सारे गीत, बहुत सुंदर गीत लिखे और वही बच्चन मधुशाला लिखते हैं तो उनकी कविता का स्वर और सुर बिल्कुल बदला होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि नहुष, जय भारत, भारत भारती, अजीत आदि कविताएं मैत्रीशरण गुप्त ने लिखी। माता समर्पण, युगचारण जैसे काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखे। अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन और हम विश्वपाई जन्म के जैसी काव्य संग्रह नवीन जी ने लिखे। दिनकर जी की रचनाओं में हम हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, इन रचनाओं की चर्चा बार बार करते हैं। सियाराम शरण गुप्त ने जय हिंद, नकुल, आत्मोत्सर्ग और उन्मुक्त जैसी रचनाएं लिखी। गांधी को
कविता का विषय बना दिया और गांधी का दर्शन, गांधी की खादी, गांधी के आंदोलन, वो सब भी कविता में उतरते चले गए। मैथिलीशरण गुप्त के साकेत में उर्मिला गांधीवादी दर्शन का प्रचार करती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये सोहनलाल द्विवेदी की, इसी तरह बच्चन जी की, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी रचना ऐसी लोकप्रिय हुई कि स्कूलों कॉलेजों में उसका गायन मंच से खूब किया गया और मंच कवियों ने भी उसका खूब गायन किया। तो ये जो चेतना थी ये निश्चित रूप से फैलती चली गई और इसने एक बहुत बड़ा प्रदेय हमारे सामने उपस्थित किया। अगर काव्यधारा की प्रवृत्तियों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस युग के कवियों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल भावना थी। जैसे, क्या देख ना सकती जंजीर का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये जो प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता का, यह बताता है कि कवि जो है वह समाज से और उस व्यवस्था से प्रश्न कर रहा है। इसी तरह, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये जो ब्रिटिश अकड़ है इसका कुआं खाली करने का संकल्प कवि ले रहा है और पाठक समुदाय को इस संकल्प से जोड़ भी रहा है। वो कहता है कि भयभीत होने की, आतंकित होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सब कटिबद्ध होकर, सन्नद्ध होकर इस आंदोलन में आगे आए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, आने दे उठ उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अर्जुन और भीम जैसे वो वीर जो कभी हमारी प्रेरणा के स्रोत थे, आज वो कहाँ चले गए। उनका आह्वान करता है कवि कि आज देश को उनकी ज़रूरत है और गांडीव उठाने वाले ऐसे योद्धा जब सामने आएंगे तो इस आज़ादी के महाभारत को हम जीत लेंगे। गौरवपूर्ण इतिहास और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति बहुत ही समर्पित भाव इन कवियों के मन में था। हिंदू मुस्लिम एकता और इसी तरह अतीत के प्रति पारंपरिक सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों की विकृतियों का विरोध करते हुए अतीत के गौरव का यशोगान करने का संकल्प भी इन कवियों की कविता में हमें मिलता है। प्रगतिशील चेतना का प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा, क्योंकि उस समय जब हम वैश्विक धरातल पर देखते हैं तो बहुत जगह पर प्रगतिशील चेतना प्रखर थी, मुखर थी। तो देश में भी, क्योंकि इसके बाद की जो काव्यधारा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनकी जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रगतिशील कविता आंदोलन वहाँ भी पहुँचता है। 40 और 45 के बीच में हिंदी कविता एक तूफानी दौर से इसीलिए गुजरी क्योंकि प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का उत्कर्ष का समय वो था। इसके मूल में वामपंथी चेतना काम कर रही थी। एक तरफ भारत का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन था जो चरम उत्कर्ष पर था, और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह सांसारिक स्थिति थी। तो ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी, उस स्थिति के बीच में इस युग और धारा के कवियों ने तारतम्य बैठाया, अपना सरोकार प्रकट किया। जर्मनी सेना ने हिटलर के नेतृत्व में जो फ्रांस, इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों को पंगु बना दिया था, आक्रमण कर दिया था, उसका भी प्रभाव हमारी कविता पर देखने को मिला। राष्ट्रवादी अनेक कवियों का स्वर धीरे धीरे बदलने लगा। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि होते हुए यह कह उठे, तुम लड़ो रूस के लिए नहीं, तुम मानवता के लिए लड़ो। तुम लड़ो राष्ट्र के लिए नहीं, तुम दानवता के लिए लड़ो। ये जो सोच थी, ये बता रही थी कि पूरे विश्व के फलक पर, पर्दे पर जो परिवर्तन हो रहे थे, वो परिवर्तन हमारी हिंदी कविता में भी दिखाई दे रहे थे। इसी तरह दिनकर की हुंकार कविता में भी, हम रेणुका कविता में भी, काव्य संकलनों में भी इस बिंदु को, इस स्वर को देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र तक आते आते दिनकर साम्योपासक भावना को दर्शन की ओर ले जाते हुए साफ दिखाई देते हैं। शांति कहाँ तब तक जब तक सुख भाग न नर का समहो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले। अगर यह समाज स्थापित हो जाता है तो दिनकर को लगता है कि यही एक सभ्य शिष्ट समाज की पहचान है और इसकी अपेक्षा, आवश्यकता आज हमें है। इस धारा के कवि गांधी जी के प्रति भी सम्मान और श्रद्धा प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे कवि काव्य सृजन से
शरीर से, विवेक से, हृदय से इन तमाम आंदोलनों में भागीदार थे। अपनी लेखनी से, अपनी तलवार से, कहीं जहाँ जैसा अवसर हुआ समाज को जागृत करने की दृष्टि से इन्होंने राजनीति का सहारा भी लिया, राजनीति में प्रवेश भी किया और कविता के माध्यम से जो देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे लोगों को जगाया। यह इस काव्यधारा की एक बड़ी उपलब्धि थी। देशभक्ति की अनन्य और अटूट भावना इनकी कविताओं के माध्यम से देशवासियों के मन तक, चित्त तक पहुंची और सब लोग इस आंदोलन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। देश प्रेम के शोले जो इनके मन में, इनकी कविता में धधक रहे थे, वो धीरे धीरे आग इन्होंने भारतीय मन और चित्त में वितरित करने का काम किया। अन्य सामाजिक विषय भी इनकी कविताओं में आए। भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक सम्मान और इसी तरह देश के प्रति श्रद्धा का भाव। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो देश पर मरने मिटने वालों का क्या उनके प्रति जो स्तुत्य भाव है, उनके प्रति जो वंदनीय भाव है, उसको प्रकट करने का रचनात्मक काम इन कवियों ने किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि गाँव की गरीब बेहाल जनता के दुख दर्द से इनका सरोकार था। उनके अभावों और कष्टों से इन कवियों के मन में एक वेदना थी, पीड़ा थी और ये चाहते थे कि स्वराज आए। स्वराज के आगमन में जो विलंब हो रहा है वो असह्य है। इसलिए कवि कहता है, पूछ रहा है जहाँ चकित हो जन जन देश अकाज, 7 बरस हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। ये स्वराज कहाँ है? हाँ, आज हम अपने राज्य की जो परिकल्पना लेकर इस देश को आज़ाद कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वराज अभी कितनी दूर है और क्यों दूर है, उसमें कहाँ कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो सोच है उस सब को इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया। और सोहनलाल द्विवेदी ने तो यहाँ तक कहा, कलम छोड़कर ले न सहारा, क्रोध कहीं तलवार का, मुझे भरोसा रहा नहीं अब दिल्ली के दरबार का। इसलिए उस समय दिल्ली के दरबार की जो व्यवस्था थी उसके प्रति कवि समाज का भरोसा उठ रहा था। उन्होंने लग रहा था कि कलम और तलवार दोनों इस आज़ादी की लड़ाई में कारगर भूमिका निभाएंगी, रचनात्मक भूमिका निभाएंगी और जो जिस रूप में अपना प्रदेय कर सकता है, अवदान दे सकता है, उसे आना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन कवियों ने आज़ादी से पहले खूब संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया और अपनी रचना धर्मिता से अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके निदान खोजे, उनका समाधान खोजा और हमें आज़ादी की महत्ता को समझाया, उसका बोध कराया। मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना वाली काव्यधारा, जिसके महान हस्ताक्षरों की चर्चा हमने की, उनके प्रदेय की चर्चा हमने की, इसका महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास में, इस आधुनिक युग की काव्यधारा में, भले इसका जो कार्यकाल है, समय है, वो थोड़ा कम है, लेकिन कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत अद्भुत प्रदेय इस कविता का है और आज जिस आज़ादी का आनंद हम ले रहे हैं, उस आज़ादी के दीप को प्रज्वलित करने का पुण्य कार्य इन कवियों ने किया है। अगर भाव के स्तर पर देखें इस समय अंतराल में, तो इन कवियों का खास करके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति या राष्ट्रीयता को उभारने में तो काफ़ी सक्षम रहे और काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जैसा कि आपने बताया। अगर भाव को अभिव्यक्ति के तौर पर इस कालखंड को देखें तो उस पर आपको कैसा लगता है, व्यक्तिगत भाव या जो कहते हैं उसको? दरअसल अमरीन जी, वो एक ऐसा दौर था कि जैसा परिवेश और अपेक्षा थी वह थी कि मनसा वाचा कर्मणा, उस आंदोलन में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, उसके प्रति जब तक हमारी शुद्ध और पुण्य भावना नहीं होगी, तब तक हम उस तरह की कविता को जन्म दे नहीं सकते। ये बनावटी या कृत्रिम कविता नहीं थी,
ये इनके चित्त के भाव ही थे जो कविता के माध्यम से प्रकट हो रहे थे। और ये चाहते थे कि जनमानस इस भावना को आत्मसात करे और इस आंदोलन में हमारे साथ चले। ये था। सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आधुनिक कविता के जो अन्य धारा हैं, खास करके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, उस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर पूर्ण चंद्र टंडन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी संक्षेप में और सारगर्भित व्याख्यान देकर हम लोगों को लाभान्वित किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।